बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे नई वीडियो में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हमने ये स्मार्ट सीरीज़ के बुक के MCQ स्टार्ट किए थे, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे टेस्टों में इससे MCQs आते हैं। तो 391 हमारे पास है। 391 इन रियल पावर सिस्टम कांस्टेंट यूज A + JB। जे इज कॉल्ड, तो हमारे पास जे क्या होता है? ऑप्शन ए है √A, ऑप्शन बी √-1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 1। तो जे हमारे पास इमेजनरी हो गया, और इमेजनरी हम आयोटा लेते हैं, और आयोटा जो है हमारे पास किसके इक्वल है? √-1। ये बी ऑप्शन बी है, ये आप ये याद रखिए। से इमेजनरी वैल्यू हो गया या आयोटा हमारे पास √-1 के बराबर होते हैं। अगला हमारे पास है कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू 0.628। कैपेसिटी फैक्टर हमें दिया गया है। मैक्सिमम डिमांड भी हमें दिया गया है 25 मेगावाट। और प्लांट कैपेसिटी हमारे पास क्या है? 350 मेगावाट। कैलकुलेट लोड फैक्टर, एवरी लोड फैक्टर कैलकुलेट कर ले और एवरेज लोड हमारे पास 250 मेगावाट है। तो ये हमारे पास इसका जवाब फार्मूला है। लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइड बाई पीक वैल्यू। एवरेज लोड हमारे पास ये 250 मेगावाट हो गया, पीक वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम डिमांड हो गया। तो इस पर डिवाइड करते हमारे पास इससे हमारे पास 0.67 आएगा। इससे हमारे पास आंसर एक्चुअल आंसर हमारे पास 0.76 आता है, लेकिन मिस्टेकनली इंटरेस्ट जो है इन लोगों ने 0.67 लिखे, उल्टा लिखे है। सही है। तो अगर 0.76 हो तो ये भी सही है। अगर ऑप्शन में हमारे पास 0.67 हो तो ये भी सही है। सही है। ये हमारे पास 67 या 7 से किया, अब ये याद रखिएगा। लेकिन फार्मूला ये है, इस फार्मूले से आप एवरी लोड भी गिवन है और पीक वैल्यू हमारे पास में मैक्सिमम डिमांड है। अगला MCQ हमारे पास है फॉर ट्रांसमिशन लाइन द स्टैंडिंग वेव रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है? कौन सा रेशियो होता है? मैक्सिमम टू मिनिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट टू मिनिमम करंट वोल्टेज, या पीक वोल्टेज टू RMS, या मैक्सिमम रिएक्टेंस टू मिनिमम रिएक्टेंस। तो इसका जवाब हमारे पास ए है, मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम वोल्टेज। सही है। मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम वोल्टेज हमारे पास ये ट्रांसमिशन लाइन का स्टैंडिंग रेशो होता है। सही है। मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम, ये जब हम स्टेप अप करते हैं तो उसमें हम मालूम करते हैं। अगला हमारे पास है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज। इम्प्रूव स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ओवरहेड का ट्रांसमिशन लाइन का इम्प्रूव करने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन है हमारे पास रिड्यूसिंग एम्पीडेंस बिटवीन स्टेशन। एम्पीडेंस के दरमियान स्टेशंस के दरमियान हम एम्पीडेंस कम करेंगे। अडॉप्टिंग क्विक रिस्पॉन्स एक्साइटेशन, क्विक रिस्पॉन्स भी हम एक्साइटेशन के लेंगे। या यूजिंग सीरीज कैपेसिटर टू मेक x इज इक्वल टू 3x, सीरीज कैपेसिटर हम लेंगे। और अगला हमारे पास है एनी ऑफ अबव, इसमें से कोई भी हो सकते हैं। तो हमारे पास इसका ऑप्शन डी है। इन तीनों ऑप्शन में से हम तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेडी स्टेट इम्प्रूवमेंट के लिए। सही है। अगला हमारे पास है 395 हमारे पास है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। द एलिमेंट्री DC and AC generator are essentially built the same way. In each case, the coil rotates between the poles of magnetic and AC voltage is induced in the coil. The machine only differ in the way and the coil are connected to external circuit. Which of the following statement is then incorrect? कि AC और DC मशीन जो है वो सेम प्रिंसिपल का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? एक
जनरेटर जो है एक कोयल पे में रोटेट कर रहे दूसरे कोयल में बिजली पे इंड्यूस हो जाता है। सिर्फ ओनली डिफरेंस ये है कि द मशीन ओनली डिफरेंस इन द वे द कोयल्स आर कनेक्टेड टू इंटरनल सर्किट। जो कोयल्स हमारे पास इंटरनल सर्किट के पे कनेक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है, वो करेक्ट है। ऑप्शन है हमारे पास AC जनरेटर कैरी स्लिप रिंग्स वाइल DC जनरेटर रिक्वायर्ड कम्यूटेटर। ये भी सही हो सकता है। AC जनरेटर हमारे पास स्लिप रिंग्स जो है हमारे पास ये फुल वेव को AC बिजली को पैदा कर देता है। और एक स्प्लिट होता है, एक स्लिप होता है, स्प्लिट जो है DC जनरेटर में इस्तेमाल होता है या DC मोटर, और स्लिप जो है हमारे पास ये AC में इस्तेमाल होते हैं। तो ये कम्यूटेटर में हमारे पास स्लिप रिंग्स लगे होते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। ऑप्शन बी द DC जनरेटर कैरी स्लिप रिंग्स, ये तो गलत है। AC जनरेटर रिक्वायर कम्यूटेटर, ये स्टेटमेंट गलत है। बस DC जनरेटर में स्लिप रिंग नहीं होता। ऑप्शन डी बोथ AC एंड DC जनरेटर्स कैरी स्लिप रिंग्स, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी बोथ AC एंड DC जनरेटर आर रिक्वायर्ड कम्यूटेटर, ये भी गलत हो गया। कम्यूटेटर दोनों में इस्तेमाल नहीं हो सकता और ना स्लिप रिंग दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। ऑप्शन ई द AC जनरेटर कैरी स्लिप रिंग्स वाइल DC जनरेटर रिक्वायर डायोड रेक्टिफायर टू प्रोड्यूस AC आउटपुट, ये भी गलत है। AC जनरेटर में हम स्लिप रिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन DC जनरेटर में हम डायोड रेक्टिफायर नहीं लगा सकते। इसका जवाब हमारे पास ए है। AC और DC जनरेटर में मेन डिफरेंस ये है कि AC जनरेटर में हम स्लिप रिंग्स लगाते हैं और DC जनरेटर में हम कम्यूटेटर लगाते हैं। स्लिप रिंग्स AC बिजली पैदा करने के लिए आउटपुट में देने के लिए, और कम्यूटेटर DC बिजली आउटपुट में देने के लिए हम ये रोटर पे दोनों रोटर पे लगे होते हैं। ऐसे स्लिप रिंग्स और कम्यूटेटर और या स्प्लिट रिंग्स। अगला हमारे पास है 396 इन शंट जनरेटर या शंट जनरेटर हम पैरेलल जनरेटर को भी कहते हैं। पैरेलल जनरेटर जिसमें या द शंट वाइंडिंग इज़ पैरेलल विद द आर्मेचर, इट्स एडवांटेजेस। तो शंट जनरेटर जिसमें शंट वाइंडिंग होता है, शंट वाइंडिंग जो पैरेलल लगे होते हैं, जो आर्मेचर के साथ पैरेलल लगे होते हैं। मतलब जब हम एक सीरीज सर्किट के एक पैरेलल सर्किट होते हैं, तो हमारे पास आर्मेचर जो सीरीज़ वाइंडिंग होते हैं हमारे पास, वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जो है हमारे पास जो है पैरेलल कनेक्ट होता है फील्ड वाइंडिंग। और शंट वाइंडिंग या शंट जनरेटर में हमारे पास वाइंडिंग जो है आर्मेचर वाइंडिंग हमारे पास जो रोटर होते हैं उसके साथ हमारे पास जो शंट जनरेटर में जो वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ शंट में पैरेलल में लगे होते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है? सिंगल सोर्स इज़ यूज टू एक्साइट बोथ। सिंगल सोर्स सिस्टम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमिनेट्स नीड फॉर एक्सटर्नल एक्साइटेशन हम नहीं देते। और या सी बोथ, दोनों हम दे सकते हैं। या डी नन। इसका जवाब हमारे पास बी है, एलिमिनेशन ऑफ नीड फॉर एक्सटर्नल एक्साइटेशन। ये हमारे पास इस तरह है कि हम DC जनरेटर में AC जनरेटर में ऐसा जनरेटर है कि हम रोटर को हम एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं। एक्सटर्नल सप्लाई क्यों देते हैं कि हमारे पास जो है उसमें करंट हो रोटर में, DC सप्लाई देते हैं ये रोटर में। तो रोटर में जब DC सप्लाई देते हैं कि ये, तो हमारे पास फील्ड में जो है स्टेटर में ये करंट इंड्यूस हो जाता है इस वजह से, और उस करंट इंड्यूस होने की वजह से हमारे पास हमें आउटपुट में करंट मिलता है। तो ये शंट जनरेटर में इस तरह नहीं होता। शंट जनरेटर में हम एक्सटर्नल सप्लाई नहीं देते, ये सेल्फ एक्साइटेड होते हैं, खुद ब खुद ये करंट को प्रोड्यूस कर देता है। और ये अगर आप देखना चाहते हैं तो गूगल पे आप शंट जनरेटर देख ले, उसका फुल मेथड आपको पता चल जाए कि किस तरह इसमें करंट पैदा कर दिया जाता है। सही है। अगला हमारे पास है 397 द टर्बाइंस ऑफ रन ऑफ रिवर हाइडल पावर प्लांट लो हेड टर्बाइंस डील्स विद विच काइंड ऑफ वाटर। तो हमारे पास ये टर्बाइन में किस्म होता है। एक टर्बाइन वो होता है जो
उसका जो हाइट बहुत हाई टरबाइन होता है, हाई हेड टरबाइंस होते हैं, मतलब डैम्स में हम लगाते हैं, उसमें हम डैम बनाते हैं, फिर डैम के नीचे दीवार के नीचे दीवार डैम का जो दीवार है उसके नीचे हम टरबाइन लगाते हैं और प्रेशर से पानी आता है और वो पानी फिर उससे भी टरबाइन को घुमाते हैं, उससे बिजली पैदा करते हैं। रन ऑफ रिवर पावर प्लांट इस तरह होता है कि वो उसमें हेड नहीं होता, उसमें बस एक आबशार जैसा चीज़ होता है, रिवर होता है, उसमें हम टरबाइन लगा देते हैं और वो लो हेड टरबाइंस होते हैं, तो उसको रन ऑफ रिवर हाइडल पावर कहते हैं। तो विच काइंड ऑफ वाटर उसमें क्यों में इस्तेमाल होते हैं? लो वॉल्यूम एंड लो प्रेशर, या लेस वॉल्यूम एंड हाई प्रेशर, या हाई वॉल्यूम लो प्रेशर, या हाई वॉल्यूम हाई प्रेशर। इसका जवाब हमारे पास सी है। इसका पानी का मकदार ज़्यादा होता है हाई वॉल्यूम, लेकिन इसका प्रेशर कम होता है। इस तरह डैम में हमारे पास वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, हाई वॉल्यूम और हाई प्रेशर भी उसमें होते हैं। इसमें प्रेशर सिर्फ लो होता है लेकिन पानी का मकदार ज़्यादा होता है। अगला हमारे पास है, if a large load is disconnected suddenly from an alternator or power system, then अगर हम बहुत बड़ा लोड मतलब एक जनरेशन है, उस पे हमारे पास एक बड़ा सा गांव है या पेशावर फुल सिटी उस पे लगा हुए, हम एकदम उससे जो लोड है एकदम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी और डैमेज की वजह से या किसी वजह से हमारे पास वो लोड एकदम कट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो फिर सिस्टम के साथ क्या होता है, टरबाइन स्पीड इंक्रीजेज एंड फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेज। टरबाइन स्पीड ऑप्शन है हमारे पास, टरबाइन का स्पीड ज़्यादा हो जाता है और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन बी, टरबाइन स्पीड डिक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेज। तो टरबाइन का स्पीड डिक्रीज हो जाए, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाता है, या टरबाइन स्पीड ज़्यादा हो जाता है और बट फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, या टरबाइन स्पीड कम हो जाता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है। तो ये अब ये याद रखिएगा, हम किसी भी अल्टरनेटर पे या जनरेटर पे या टरबाइन पे जब जो हम लोड लगाते हैं तो हमारे पास वो उसका स्पीड कम हो जाता है। जब हम लोड हटा देते हैं तो हमारे पास उसका टरबाइन का जनरेटर का हमारे पास लोड जो है हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, स्पीड ज़्यादा हो जाता है। तो जब स्पीड ज़्यादा हो जाता है जो स्पीड वोल्टेज भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, जब वोल्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब इसका ऑप्शन हमारे पास ये है, जब हम एकदम लोड को कट कर देते हैं तो हमारे पास टरबाइन का स्पीड भी ज़्यादा हो जाता है और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाती है। अगला हमारे पास है, द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस ऑफ लोड occurs for given combination of system demand and generator availability is called। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है यह दूसरा स्टेटमेंट है, a loss of load occur when the system load exceeded the available generating capacity। लॉस ऑफ लोड तब कर होता है जब हमारे पास जो जनरेटर बिजली पैदा करता है उससे ज़्यादा हो जाता है डिमांड। मतलब ये 10 मेगावाट प्रोड्यूस करता है जनरेटर, और हमारे पास जो लोड होता है डिमांड होता है जो हमारे पास लोड उस पर होते हैं वो 10 मेगावाट से ज़्यादा हो जाता है, 10.1 हो जाता है या 11 मेगावाट हो जाते हैं। द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ पावर इस कार्ड, इसका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है कि इसका ये शॉर्टेज ऑफ पावर हो जाते हैं, पावर कम हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ लोड प्रोबेबिलिटी। लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी हम इसे कहते हैं, या लोड लॉस डिटेक्टेबिलिटी या लोड प्रोबेबिलिटी या नन ऑफ अबव। तो इसका हमारे पास लॉस ऑफ लोड प्रोबेबिलिटी, हम लॉस ऑफ लोड प्रोबेबिलिटी इसको कहते हैं। सही है, हमारे पास इसका ऑप्शन ए है। अगला हमारे पास है 400, हमारे पास है, द पावर इन द सर्किट अदर देन दैट विच कीप्स ऑन फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू लोड एंड बैक। हमारे पास इस तरह कौन सा पावर होता है इस एक सर्किट में, इसके अलावा सोर्स टू लोड पावर और या लोड टू सोर्स पावर, इसके अलावा हमारे पास सर्किट में कौन सा पावर होता है, एक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर होता है, अपरेंट पावर होता है या नन ऑफ अबव।
इसका जवाब हमारे पास ए है एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर हमारे पास बे लोड टू सोर्स होता है, और अपेरेंट पावर मेरे ख्याल से सोर्स लोड होता है। एक्टिव पावर हमारे पास इसमें होते हैं अगर 3 पावर्स होते हैं हमारे पास। अगला हमारे पास है 401। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस इज कॉल्ड। करंट जो नेगेटिव सीक्वेंस पे फ्लोइंग जाता है हमारे पास, उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, ज़ीरो सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट हो या न्यूट्रल सीक्वेंस करंट। तो ये नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस है, तो इसका करंट भी नेगेटिव सीक्वेंस करंट होगा, इसका से नेगेटिव सीक्वेंस करंट। अगला हमारे पास है 402। इन डीसी जनरेटर ईडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू। ईडी करंट किस वजह से होता है डीसी जनरेटर में? थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, स्क्वायर ऑफ थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, या इनवर्स ऑफ थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी है। ईडी करंट जितना स्क्वायर ऑफ थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, कंडक्टर का थिकनेस आप ज़्यादा करेंगे, लेमिनेशन इसमें जो प्लेट्स लगे होते हैं उसका थिकनेस ज़्यादा करेंगे तो ईडी करंट ज़्यादा होगा। सही है। 403 हमारे पास है। व्हेन इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू सप्लाई द रोटेशन इज काज्ड बाय। इंडक्शन मोटर हमारे पास एक सप्लाई के साथ कनेक्ट है, तो रोटेशन उसके किस तरह पैदा होगा उसमें? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेशन करते हैं, उस वजह से ये करंट प्रोड्यूस हो जाता है, रोटेशन करता है रोटर। या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटर, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन करता है, उस वजह से रोटर रोटेट कर देता है। या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्टेटर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास रोटेशन काज होता है रोटर का। या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रोटर, और रोटर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होते हैं, तो उस वजह से रोटर रोटेट करते हैं। तो इसका जवाब हमारे पास ए है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर। ये आप याद रखिए, इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ये स्टेटर और स्टेटर हम वो पार्ट को कहते हैं जो एक हमारे मोटर में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं या जनरेटर में, एक स्टेटर पार्ट होता है, एक रोटर जो रोटेशन करते हैं, जो रोटर लगे होते हैं मोटर्स में वो उसका हम रोटर कहते हैं या आर्मेचर, रोटर। और स्टेटर जो बॉडी होते हैं, बॉडी भी जो वाइंडिंग होते हैं ना अंदर बॉडी के अंदर, उसको हम स्टेटर कहते हैं। तो ये इंडक्शन मोटर में जो हम जब इसको 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इसमें 3 फेज होता है, तो इसमें रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। जब हम सप्लाई देते हैं तो इसमें ये बिजली जो है हमारे पास करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देते हैं, और वो इंडक्शन मोटर में स्टेटर पे रोटेशन कर देते हैं। तो रोटेशन स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन करते हैं, तो इस वजह से ये रोटर जो है इंडक्शन में ये रोटेशन करना स्टार्ट कर देता है। अगला हमारे पास है 404। द फॉल्ट शोन इन द फिगर। ये फॉल्ट देख ले, ये 3 फेज है हमारे पास, तीनों शॉर्ट हो गए, शॉर्ट कर दिए। तो ये कौन सा शॉर्ट है? सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, या स्क्रू है, या लूफेड है? तो ये हमारे पास ऑप्शन है सिमेट्रिक फॉल्ट है। सिमेट्रिक फॉल्ट वो होते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट होते हैं, मतलब हमारे पास ये 3 फेज वायर गए हुए, हमारे पास जो स्टेशन से आए हैं 3 फेज वायर, 3 फेज है हमारे पास 1 2 3, जो हम जो वायर जो पोल्स होते हैं उस खंबे होते हैं उस पर हम देखते हैं 3 वायर्स होते हैं, इन तीनों को हम शॉर्ट कर देते हैं, तो हम उसको सिमेट्रिक फॉल्ट कहते हैं। और जब एसिमेट्रिक फॉल्ट उसे कहते हैं जब हम एक वायर जो है हमारे पास जो ट्री के साथ लग जाए, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को हम सिमेट्रिक फॉल्ट कहते हैं। सही है, मतलब ये एक तार जो है ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उसको हम एसिमेट्रिक फॉल्ट कहते हैं। सिमेट्रिक लाइन के दरमियान फॉल्ट को हम सिमेट्रिक कहते हैं। अगला हमारे पास है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन मटेरियल टू फील्ड इन वैक्यूम। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी के रेशियो मटेरियल का
और वॉल्यूम में तो हमारे पास क्या होते हैं, एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी, परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इसका जवाब हमारे पास है रिलेटिव परमिबिलिटी, हमारे पास इसका जवाब है। तो हमारे पास ये 405 MCQs हो गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। वस्सलाम।